रामगढ़ नाम के गांव में मोहित नाम का एक मछुआरा अपनी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। तो ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ मछलियाँ पकड़ने। हाँ रुक जा बेटा, मैं क्या कह रही थी, तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? मछलियाँ पकड़कर हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं दिन भर मजदूरी करूं और अपना खून पसीना बहाऊं चंद पैसों के लिए? नहीं, अरे जब आराम से बैठे बिठाए मछलियां पकड़कर उसे बेच आता हूं तो इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है भला? हाँ पर बेटा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें भोजन के लिए भी तरसना पड़ जाएगा। बाजार में मछलियां बेचने वालों की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से तुम्हारी मछलियां नहीं बिकती हैं। अरे माँ, आप ज्यादा सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, देखना मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमा ही लूंगा जिससे हम ऐसे ही जिंदगी जी सकेंगे। हाँ तू और तेरे ख्याली सपने। जिसके बाद मोहित मछली पकड़ने का जाल लेके वहां से निकल जाता है मछलियां पकड़ने के लिए। ये माँ भी ना कितना चिंता करती है। उन्हें पता नहीं कि उनका बेटा कोई सत्यवादी इंसान नहीं है जो पैसों के लिए इतनी मेहनत करेगा। जब भी पैसों की जरूरत होगी तो बहुत से गलत रास्ते हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। हाँ मोहित अपने आप से बातें करते करते जा ही रहा होता है कि अचानक से उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मैं डूब रही हूँ। अरे ये क्या, एक लड़की की चिल्लाने की आवाज? लगता है कोई डूब रहा है, मुझे जाकर बचाना चाहिए। ऐसा कहते ही मोहित दौड़ते हुए नदी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि सुंदर सी लड़की नदी में डूब रही होती है। मोहित देर न करते हुए जल्दी से नदी में जाल फेंकता है और धीरे धीरे उस लड़की को खींचने लगता है। अरे तुम ठीक तो हो ना? इस नदी में कैसे गिर गई? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे सही समय पर आकर बचा लिया, नहीं तो आज मैं बच नहीं पाती। मेरा नाम रूपा है और मैं जमींदार कमलदेव की पुत्री हूँ। मैं यहाँ फूल तोड़ने आई थी और अचानक से यहाँ मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अच्छा, तो ये जमींदार की बेटी है। मुझे इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, फायदे में रहूंगा। हाँ मेरा नाम मोहित है और मैं एक मछुआरा हूँ। देखो, जब जंगल आओ तो हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, कब क्या हो जाए कौन जानता है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे तुम यहाँ रोज आते हो क्या? हाँ हाँ, मैं यहाँ इसी वक्त रोज आता हूँ। तो ठीक है, मैं भी अब से इसी वक्त आया करूंगी, ताकि कुछ हो तो तुम रहोगे ना, शायद मेरी मदद के लिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं इसी समय। ऐसा कहकर रूपा एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली जाती है। क्या बात है मोहित, मैं तो इससे दोस्ती करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लगता है मैंने इसकी जान बचाई, इसलिए अब ये मेरे प्यार में पड़ चुकी है। हाँ जिसके बाद मोहित वहां से अपने घर पर बिना मछलियां पकड़े ही चले जाता है। ये क्या मोहित बेटा, आज तू खाली हाथ क्यों लौट आया? मछलियां कहाँ हैं? अब मछलियों की कोई जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि बहुत जल्द हम अमीर बनने वाले हैं। हाँ ये तू क्या कह रहा है बेटा? हम और अमीर? पर कैसे? आज जब मैं मछलियां पकड़ने गया था तो मैंने देखा कि एक लड़की नदी में डूब रही है और मैंने उसे बचा लिया। और वो कौन थी पता है? वो और कोई नहीं बल्कि जमींदार कमलदेव की बेटी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे प्यार में पड़ चुकी है। हाँ ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे बेटा। माना कि तूने उसकी जान बचाई, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी गरीब से शादी करेगी।
और जमींदार तो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे माँ, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, और जमींदार अपने पुत्री से बहुत प्यार करता है, तो मेरी शादी भी उससे जरूर होगी, देख लेना। हाँ। मोहित अपनी माँ की बातों को नहीं सुनता और अपने ख्यालों में खोया रहता है। मोहित अपनी माँ की बातों को नहीं सुनता और अपने ख्यालों में खोया रहता है। और फिर रोज मोहित और रूपा एक ही समय में एक ही जगह मिलने लगते हैं। हर दिन हर रोज वो नदी के पास आकर मिलने लगते हैं। और एक दिन, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था रूपा। जो भी कहना है खुलकर कहो मोहित, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुमने मेरी जान भी बचाई है, पर पर क्या रूपा? देखो, बुरा मत मानना, तुम बहुत गरीब हो और मेरे पिताजी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पुत्री किसी गरीब के घर गरीबों की तरह जिंदगी जिए। इसलिए अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरी 2 शर्तों को पूरा करना होगा। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ रूपा। तो क्या मैं तो तुम्हारी 10 शर्तें भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तो मेरी पहली शर्त, तुम्हें एक घर जमाई बनकर मेरे घर पर रहना होगा, ताकि ना मुझे गरीबों की तरह रहना पड़े और ना ही तुम्हें। रूपा की ये शर्त सुनने के बाद मोहित मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो वही तो चाहता था। मुझे मंजूर है रूपा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। अपनी दूसरी शर्त भी बताओ। मेरी दूसरी शर्त यह है कि केवल तुम ही मेरे घर रह सकते हो। अगर तुम्हारी माँ या कोई सगे संबंधी है तो वो नहीं रह सकते। ये क्या कह रही रूपा? जिस माँ ने मुझे बचपन से पाला है, तुम मुझसे उन्हें दूर करना चाहती हो? हाँ, क्योंकि एक आदमी या तो माँ का बेटा बन सकता है या तो जोरू का गुलाम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करो, मेरी ही हर बात मानो और मेरी ही चिंता करो। ये मैं कहाँ फंस गया? अगर मैंने माँ को चुना तो फिर से वही गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी, जहाँ रोज माँ ताने मारेगी, कुछ कर ले कुछ कर ले। पर अगर मैंने इसे चुना तो माँ को ही छोड़ना पड़ेगा। अरे रूपा की दूसरी शर्त सुनकर मोहित बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस जाता है और बहुत सोचने के बाद एक निर्णय लेता है। ठीक है रूपा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें स्वीकार हैं। हाँ। क्या बात है बेटा, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? कुछ दिनों से तो तू बहुत ही खुश था। लगता है उसने तुझसे शादी करने से मना कर दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो अमीर घर की लड़की है, तुझसे कभी शादी नहीं करेगी। अब हाथ मुंह धो ले और चलकर भोजन कर लेते हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं, और हाँ, मैं यहाँ आपसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? आखिरकार मिलने आया है, मतलब क्या है तेरा? यही कि अब मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। रूपा ने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे घर जमाई बनना होगा, और दूसरी, मुझे आपको छोड़ना होगा। माँ, तो तू ये कहना चाहता है कि जिस माँ ने तुझे इतने सालों से पाला, जिसने तेरा इतना ध्यान रखा, उसे तू छोड़ देगा एक लड़की के लिए? नहीं माँ, नहीं। अगर बात सिर्फ लड़की की होती तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता, पर यहाँ बात पैसों की है। बस माँ, बहुत हो गया, मैं और इस गरीबी में नहीं जी सकता, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। माँ, जा रहा हूँ। मोहित ऐसा कहते ही वहां से चला जाता है और उसकी माँ रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे आज ये दिन देखने को पड़ रहे हैं? जिसके बाद मोहित और रूपा की शादी हो जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मोहित को वो घर जहाँ वो ऐश की जिंदगी जीना चाहता था, वहीं उसे घुटन महसूस होने लगती है,
क्योंकि उस घर में उसकी इज्जत नौकर से भी बदतर थी। मोहित, अरे ओ मोहित, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? अरे वो क्या है ना, मालिक को जरा काम है तो मैं मालिक के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो हमारे आने तक तुम बर्तन धो के रखना, ठीक है? एक बात बता रामू, घर का नौकर तू है तो मैं क्यों बर्तन धोऊं? जब मुझे ही सारे काम करने हैं तो तुझे क्यों रखा है? हाँ अरे क्या लगता है तुझे, घर जमाई बनोगे तो राजाओं की जिंदगी जियोगे हैं? अभी तुम्हारी इज्जत उतनी ही है जितनी मेरी है, समझ गए ना? अब बस फर्क इतना है कि मैं घर के काम करता हूँ और तुम मालकिन के यहाँ। रामू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और मोहित उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ये कह तो बिल्कुल सही रहा है, जब से उस रूपा से शादी करके इस घर में आया हूँ मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। तभी रूपा चिल्लाते हुए बोलती है, मोहित, अरे ओ मोहित, कहाँ मर गए? क्या हुआ रूपा, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें कब बोला हुआ है पानी लाने के लिए, अभी तक क्यों नहीं लाए? मेरा गला सूख रहा है। ये तुम्हें क्या हो गया रूपा? शादी से पहले तो तुम मुझसे ऐसे व्यवहार नहीं करती थी, शादी क्या हो गया, मानो जैसे तुम्हारा कोई नौकर हूँ जो तुम्हारा हर काम करे। अरे इस घर में जब मैं शादी हुई है कोई नौकर भी मेरी इज्जत नहीं करता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर शादी करनी है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम जैसे गरीब से आखिर क्यों शादी की? अब जो कह रही हूँ चुपचाप वो करो, ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो भूलो मत कि मेरे पिताजी जमींदार हैं, वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। रूपा की बात सुनकर मोहित बहुत गुस्से में हो जाता है और चुपचाप रसोई घर में जाता है पानी लाने। ये रूपा की बच्ची अपने आप को क्या समझती है? उसे क्या लगता है कि मैं उसका नौकर हूँ? मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। बहुत अहंकार है ना इसको अपने बाप पर। इसके बाप को ही रास्ते से हटाना होगा और कैसे भी करके सारी जमीन और जायदाद अपने नाम करवानी होगी, तभी इस जैसी लड़की की अकल ठिकाने में आएगी। हाँ, जमींदार कमलदेव अपने घर से काम के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी वहाँ मोहित आ जाता है। प्रणाम ससुर जी। अरे दामाद जी, बताइए बताइए, आपने रोका मुझे तो कोई काम था क्या? जी ससुर जी, एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो ना मेरा एक मित्र है, वो कल ही दूसरे गांव से आया था तो मुझसे मिला। वो बोल रहा था एक बड़ी जमीन है, उसका कोई बारिश अब नहीं बचा है, वो जमीन खाली है, उस पर अभी भी किसी का हक नहीं है। हाँ। अरे वाह वाह मोहित, क्या खबर सुनाया है तुमने? अब तो हमें जल्द से जल्द जाकर उस जमीन को हड़प लेनी चाहिए। आखिर मैं एक जमींदार हूँ, जो जमीन किसी की नहीं वो मेरी है। हाँ। मोहित के बिछाए जाल में जमींदार बिना कुछ सोचे समझे फंस जाता है। और फिर रात हो जाती है। रात के सन्नाटे में जमींदार और मोहित दोनों घर से बाहर निकलते हैं और चलते चलते मोहित जमींदार को अपने घर ले जाता है। ये क्या बेटा, तू आ गया? मुझे पता था मुझे कि तू जरूर आएगा। आखिर तू मुझसे इतना प्यार जो करता है। ये क्या मोहित, अब तो दूसरे गांव जाने वाले थे ना हम लोग, तो तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आ गए? वो तो मुझे माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए आप दोनों बात कीजिए, मैं अभी आया, फिर हम चलेंगे ना दूसरे गांव। जिसके बाद जमींदार और उसकी माँ आपस में बात करने लगते हैं और मोहित बाहर जाता है, एक डंडा उठाता है और घर के अंदर चला जाता है और जमींदार के पीछे से चुपके से उसे जोर से डंडा मारता है, जिससे जमींदार नीचे गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है और उसकी जान वहीं चली जाती है।
ये तूने क्या किया बेटा? जमींदार को जान से ही मार डाला, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका था माँ। इन लोगों को दामाद नहीं, एक नौकर चाहिए था जो इनके उंगलियों के इशारे में नाचता हो। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। मुझे लगा कि ऐश की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन इन जैसे घमंडी इंसान कभी गरीबों को इज्जत दे ही नहीं सकते माँ। अगर ऐसी ही बात थी तो छोड़ देता उस लड़की को और मेरे पास वापस आ जाता। जमींदार को मारने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है, अगर मैं रूपा को छोड़ देता तो उसका बाप मुझे शांति से जीने देता? नहीं। और वैसे भी मुझे उस रूपा की बच्ची को तो भी सबक सिखाना है। अब आप चुप रहो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हाँ। जिसके बाद मोहित जमींदार का अंगूठा जायदाद के कागज में लगवा देता है और जमींदार की लाश को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाता है और अपने ही घर के पीछे की जमीन को खोदने लगता है और उसे वहीं दफना देता है। देख बेटा, ये जो तू कर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। मत कर ऐसा। माँ, अब आप चिंता क्यों कर रही हो? सब ठीक होगा, आप उसकी चिंता मत करो। अब से आप भी ऐश की जिंदगी जिएंगी मेरे साथ जमींदार के उस हवेली में। बस मुझे कुछ दिन इस घर में छुप के रहना पड़ेगा ताकि लोगों को लगना चाहिए कि हम दूसरे गांव गए थे। जिसके बाद मोहित कुछ ही दिन उसी घर में रहने लग जाता है। दिन बीतते हैं लेकिन मोहित अपने घर से बाहर नहीं होता। और समय पूरा दिन होने के बाद मोहित अपनी माँ को लेकर जमींदार की हवेली में जाता है। ये क्या है मोहित? मेरे पिताजी कहाँ हैं? और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपनी माँ को यहाँ मेरे घर में कभी नहीं ला सकते, तो ये क्या है? अरे इतने दिनों से तेरी चप्पर चप्पर सुन रहा हूँ, कभी शांत रहना नहीं सीखा क्या तुमने? अरे ओ मोहित, अपनी जबान संभाल के बात कर। मालकिन से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अच्छा, तो अब घर का नौकर बताएगा कि मालिक को कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। हाँ, वो मालकिन होगी तेरी, मेरी वो पत्नी है और मैं अपनी पत्नी से जैसे भी बात करूं। तू होता कौन है बोलने वाला? लगता है अपनी औकात भूल गया। हाँ, औकात तो तुम भूल गए हो मोहित। तुम इस घर के मालिक नहीं हो, इसलिए तुम्हें रामू को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं, पर अब से इस घर का मालिक मैं हूँ। ये देखो जायदाद के कागज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को बुलाओ, तभी मानूंगी मैं कि उन्होंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अरे तुम्हारे यकीन करने ना करने से कुछ नहीं होगा रूपा, कागज ही असली सबूत है। और रही बात ससुर जी की, तो वो तो 3 महीनों के लिए किसी काम से बाहर गए हैं और इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, क्योंकि उन्हें मुझ पर इतना भरोसा जो है। मालकिन, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। जरूर जरूर इसने मालिक के साथ कुछ किया होगा। अब तुम्हें जो सोचना है वो सोच सकते हो, लेकिन अब सुन लो सभी, आज से इस घर का मालिक मैं हूँ। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि रामू अब से इस घर का नौकर नहीं है। मैं इसे काम से निकालता हूँ और घर के जितने भी काम हैं अब से वो रूपा करेगी और मेरी माँ अब से यही रहेगी। हाँ। ऐसा कहकर मोहित अपनी माँ को अंदर ले जाता है। माफ कीजिएगा मालकिन, पर मुझे अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पता कर जरूर आऊंगा कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि मालिक ने इसके नाम सारी जायदाद कर दी है। हाँ। ऐसा कहकर रामू भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है और घर का सारा माहौल बदल जाता है। रूपा को अब नौकरानियों की तरह घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। रूपा, अरे ओ रूपा,
कहाँ मर गई? जल्दी आ इधर। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं अभी काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। माँ का अच्छे से ध्यान रखना। अगर माँ ने बताया कि तूने उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा या कोई बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं आपके पैर दबा दूं क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू बस अपना काम कर, मैं अपना देख लूंगी। पता नहीं क्यों, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ तो है जो माँ जी को पता है। रात का समय हो चुका था। मोहित घर पर नहीं था, जिसका फायदा रामू ने उठाया और रामू घर के अंदर आया। ये क्या रामू, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें पता है ना, अगर मोहित ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए मालकिन, मुझे पता है कि मोहित घर पर नहीं है, इसलिए मैं इस वक्त आया हूँ। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, जो बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सी जरूरी बात? जब मोहित ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं सबसे पहले दूसरे गांव ही गया था, जहां मोहित ने एक जमीन का लालच देकर मालिक को अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहां कोई ऐसी जमीन नहीं है। और तो और मोहित और मालिक कभी उस गांव पर गए ही नहीं। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो रामू? ऐसा कैसे हो सकता है? मालकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था कि जरूर मोहित ने मालिक के साथ कुछ गलत किया होगा। हाँ, ठीक है रामू, अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, इससे पहले कि मोहित यहाँ आ जाए। तुमने मुझे इतनी बड़ी जानकारी देकर बहुत अच्छा किया। अब आगे क्या करना है मैं देख लूंगी। ऐसा कहते ही रामू वहाँ से चला जाता है। मैं जो सोच रही हूँ, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, पर रामू की बातों से लग रहा है कि जरूर मोहित ने मेरे पिताजी के साथ कुछ किया होगा। अब ये तो माँ जी ही बता पाएंगे। हो ना हो, माँ जी को इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। जिसके बाद रूपा माँ जी के कमरे के अंदर चली जाती है। क्या बात है बेटी, तुम इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा तो था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए, मुझे कुछ जानना है। जानना है? क्या जानना है? यही कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और मोहित ने मेरे पिताजी के साथ क्या किया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भला मुझे कैसे पता होगा ये सब? देखिए मैं जानती हूँ, हो ना हो आपको इस बारे में जरूर कुछ पता है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, उनके साथ मोहित ने क्या किया। मुझे माफ करना बेटी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। देखिए माँ जी, मेरी तरफ देखिए, क्या मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ? मेरे पिता कुछ दिनों से गायब है। उन्हें क्या हो गया, क्या नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत परेशान हूँ। आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने बेटे को बचाने के लिए उसके गुनाह को छुपाना सही है? मुझे माफ करना बेटी, मैं अब तक तो चुप थी क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं अपने ही बेटे को नहीं चाहूंगी कि उसे कोई सजा दी जाए। तो इसका मतलब मोहित ने मेरे पिताजी को हाँ मार डाला। जिसके बाद माँ जी ने रूपा को सारी बात विस्तार से बताई, जिसे सुनकर रूपा फूट फूट कर रोने लगी। ये भगवान, ये क्या हो गया? ये सब मेरी ही गलती है। मेरी ही गलतियों के कारण मेरे पिता की हत्या हो गई। अगर मैं उस जैसे इंसान से शादी ही नहीं करती या उसे जैसे लालची इंसान को एक मालिक का दर्जा दिया होता तो कम से कम आज मेरे पिताजी जिंदा होते। मैं भी उस दिन से रोज घुट घुट कर जी रही हूँ।
जिस दिन मैंने अपने बेटे को किसी की हत्या करते हुए देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी से बदला लेना चाहता था और मालिक बनना चाहता था। अब बहुत हो गया माँ जी, अब बहुत हो गया। चलिए मुखिया जी के पास और उन्हें जाकर सब सच बता देते हैं। अब मोहित को उसके किए की सजा तो जरूर ही मिलकर रहेगी। जिसके बाद रूपा माँ जी को लेकर मुखिया के पास जाने लगती है। अरे ये जमींदार का काम भी बहुत जिम्मेदारियों वाला है, पर क्या कर सकते हैं। अब मैं जमींदार जो बन गया हूँ तो मुझे तो ये अब काम करना ही पड़ेगा। हाँ, सुबह हो जाती है और मोहित रास्ते में बातें करते करते घर आ ही रहा है। अरे मुखिया जी, आप और यहाँ क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है? अरे बहुत कुछ हो गया। हमें तुम्हारी माँ और पत्नी ने सब बता दिया है कि कैसे तुमने जमींदार कमल देव को बेरहमी से मारकर उसे अपने घर के पीछे दफना दिया है। हाँ। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये सब झूठी बातें हैं। मैंने इन दोनों से घर में काम क्या करवाया? ये तो मेरी ही दुश्मन बन गए। अरे झूठ मत बोलो मोहित। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके पास कोई सबूत हो। हाँ हाँ है हमारे पास सबूत। तुम्हारी माँ ने बताया कि तुमने किस तरह से जमींदार को मार मार कर उसकी लाश को अपने घर के पीछे दफनाया है। अगर ये झूठ है तो चलो हमारे साथ। इसके बाद मोहित मुखिया के साथ अपने पुराने घर की ओर चल देता है और अपने घर पहुंचने के बाद उसके घर के ठीक पीछे गांव का एक आदमी गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन उस गड्ढे में कुछ नहीं मिलता। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से अपने बेटे को जमींदार को मारकर इसी गड्ढे में गाड़ते हुए देखा है, पर इस गड्ढे में तो कोई लाश ही नहीं है। देखो मुखिया जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं भला जमींदार को क्यों मारूंगा। मेरी माँ की उम्र हो चुकी है, शायद उन्होंने बुरा सपना देख लिया होगा और उसे हकीकत समझ रही होगी। हाँ, अगर ऐसा है तो जमींदार कहाँ है? अरे मैंने अपनी पत्नी को बताया तो था, लगता है उन्होंने आपको शायद नहीं बताया होगा। ससुर जी किसी काम से दूसरे राज्य गए हुए हैं और इसलिए उन्होंने सारी जायदाद मेरे नाम की है ताकि मैं उनके अनुपस्थिति में सब कुछ देख रेख कर सकूं। वो 3-4 महीने में फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, अच्छा तो ये बात है। हमें माफ करना मोहित, बेवजह हमने तुम पर आरोप लगाया। हाँ। ऐसा कहकर मुखिया और गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। माँ, मैंने तुम्हारा ही भला चाहा, लेकिन तुमने तो अपने बेटे को ही फंसाना चाहा। तुमसे ये उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी माँ, इसलिए आज से अब तुम मेरी माँ नहीं हो। अब सड़ती रहो जिंदगी भर इस झोपड़ी में। हाँ। इसके बाद मोहित माँ जी को वहीं रखकर अपनी पत्नी को वहां से लेकर चला जाता है। लगता है तू अपनी औकात भूल गई रूपा। तेरी जगह मेरे पैरों में है और तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे सजा दिलाने चली थी। अब तो तुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। भूख के कारण जब तेरी मौत हो जाएगी तब मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कम से कम वो तेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ। ऐसा कहकर मोहित वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी ने कहा था कि उसने उसी गड्ढे में मेरे पिताजी की लाश को दफनाया था, फिर वहां मेरे पिताजी की लाश क्यों नहीं मिली? रूपा एक बहुत ही बड़े संकट में फंसी हुई है और वहीं दूसरी तरफ ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इन्हीं आंखों से जमींदार की लाश को दफनाते हुए देखा था, तो फिर वो लाश आखिर कहाँ गायब हो गई? तभी रामू दौड़ते हुए माँ जी के पास आता है और हाँफते हुए कहता है, माँ जी गजब हो गया। क्या हो गया? और तू ऐसे हाँफते हुए क्यों आ रहा है?
सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, कुछ ठीक नहीं है। जब मैं मालकिन को सारी बात बताने के बाद अपने घर जा रहा था तो मैंने मोहित को देखा था, मालिक की लाश को घसीटते हुए ले जाते हुए। मैंने उसके पीछे पीछे जाना चाहा। वो शायद नदी की ओर ले जा रहा था ताकि लाश को नदी में फेंक सके, लेकिन तभी सामने से दो लोग आ रहे थे, जिस वजह से उसने लाश को झाड़ियों में छुपा दिया। हाँ, क्या कहा? तो इसलिए जब गड्ढा खोदा गया तो जमींदार की लाश नहीं मिली। अब हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास सिर्फ आज तक का ही समय है और वो आज उस लाश को नदी में फेंकने वाला है। इससे पहले कि वो लाश को नदी में फेंके, हमें मुखिया जी के पास जाना होगा। हाँ, ऐसा कहते ही माजी और रामू दोनों ही दौड़ते हुए मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताते हैं। देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने पहले भी कहा कि मोहित ने जमींदार की लाश को गड्ढे में दफनाया था। हमने बिना जांच किए उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और नतीजा यही निकला कि आरोपी नहीं था वो। अब फिर आप कह रही हो कि उसने लाश को झाड़ियों में छुपाया है। मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? देखिए मुखिया जी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हम तब भी सच कह रहे थे और अब भी सच कह रहे हैं। हमने कहा ना, गड्ढे में लाश नहीं मिली क्योंकि उसने रात को ही उस लाश को नदी में फेंकने की सोची थी, पर वो फेंक नहीं पाया है। हमारे पास सिर्फ आज का ही एक समय है। हमारे ऊपर विश्वास कीजिए और सिर्फ एक बार आप मेरे साथ चलिए। हम चुपके से मोहित का पीछा करेंगे और सब सच पता चल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर मुखिया जी मान जाते हैं और वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ ही देर में रात हो जाती है और रात के सन्नाटे में मुखिया और कुछ गांव वाले मोहित का पीछा करने लगते हैं। जहाँ मोहित एक झाड़ी के पास रुकता है और जमींदार की लाश को घसीटते हुए नदी की ओर ले जा रहा होता है। ये क्या? ये तो सच में जमींदार की लाश है। मैंने कहा था ना, मैं सच कह रही हूँ। जिसके बाद मुखिया और गांव वाले सभी मोहित के सामने आ जाते हैं। ये क्या 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 मुखिया जी, आप और यहाँ आप सबको कैसे पता चला? वो सब हम बाद में बताएंगे। गांव वालों, पकड़ लो इस अपराधी को और ले चलो महाराज के पास। हाँ, इसके बाद गांव वाले मोहित को पकड़ लेते हैं और महाराज के पास ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा अपने कमरे में रो रही होती है। मत रो बेटा, मत रो। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मालकिन, हमने उस मोहित की साजिश को नाकाम कर दिया और सबके सामने उसकी असलियत का पता चल गया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। महाराज उसके किए की अच्छे से सजा देंगे। हाँ, क्या आप दोनों सच कह रहे हैं? तो आखिरकार मोहित को उसके किए की सजा मिल ही गई, लेकिन मेरे पिताजी वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब होने को कौन रोक सकता है मालकिन? हाँ बेटी, अच्छा तो तू अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। नहीं माँ, रुक जाइए। अब आप भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मेरा इस दुनिया में और कौन होगा? मेरी माँ तो बचपन में ही चली गई थी और अब तो मेरे पिताजी भी नहीं रहे। अब आप मुझे छोड़कर मत जाइए, यहीं रह जाइए ना मेरी माँ बनकर। रूपा की बात सुनकर माँ जी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो रूपा को अपने हृदय से लगा लेती है। अब से वो दोनों ही एक साथ उस हवेली में खुशी खुशी माँ बेटी बनकर रहने लगते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है और कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। किशनगढ़ नाम के छोटे से गांव में हरिया और शांति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनके घर में एक गधा था, उसका नाम गोपी था। वो बहुत ही चालाक और समझदार गधा था। पूरे गांव में उसकी समझदारी की बहुत चर्चा थी। अरे शांति, तुमने गोपी को तो खाना खिला दिया ना? उसे ठीक से खिला पिलाकर तैयार कर दो। आज मुझे उसे खेत में लेकर जाना है। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो जी, मैंने गोपी को अच्छी तरह से खाना खिला दिया है। अब आप उसे जहाँ मन कर ले जा सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखना, गोपी जो कहे वैसा ही करना। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारा गोपी भैया कभी गलत नहीं हो सकता। आखिरकार तुम उसे दहेज में लेकर आई हो। अरे भाई, सारी दुखाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हाँ। हरिया गोपी को लेकर खेतों की ओर जाता है। हरिया सोचता है कि खेतों को पानी की जरूरत है। अरे गोपी देखो, खेत बिना पानी के सूख रहे हैं। सोच रहा हूँ नहर का पानी खोल दूं, नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हाँ गोपी आसमान की तरफ देखता है। मालिक, मेरा अनुमान है कि 1-2 दिन में अच्छी बारिश हो जाएगी, इसलिए नहर का पानी खोलना अभी ठीक नहीं होगा। हरिया गोपी की बात मान लेता है और सचमुच 2 दिन बाद अच्छी वर्षा हो जाती है। हरिया यह देखकर बहुत खुश होता है कि गोपी का अनुमान बिल्कुल सही होता है। अरे भाई, हम सबने तो नहर का पानी खोल दिया था और ऊपर से बारिश हो गई। अब तो हमारे खेतों में दुगना पानी हो गया, जो फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ। ओहो, पूरे गांव में हरिया ही है जिसने नहर का पानी नहीं खोला। उसने इतना अनुमान कैसे लगा लिया कि क्या करना है और क्या नहीं? अरे भाई, हरिया के पास गोपी है जो उसको बिल्कुल सही सलाह देता है। गोपी जो भी कहता है हरिया उसे हमेशा मानता है और फायदे में रहता है। हाँ। सच बोलो भाई, हम सबके पास भी एक गोपी होना चाहिए जो हमें इतना सही अनुमान लगाकर बताए कि क्या करना है और क्या नहीं। हाँ। दूर खड़ा एक सेठ उनकी बातें सुन रहा होता है। उसमें गोपी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। सेठ कैसे भी करके गोपी को हासिल करना चाहता था। मुझे ऐसे मौके की तलाश है जब मैं हरिया को मजबूर कर दूं कि वो गोपी मुझे दे दे। जैसे भी करके मुझे गोपी को हासिल करना होगा। एक दिन सेठ एक योजना बनाता है और हरिया के घर पहुंच जाता है। अरे हरिया, बाहर निकलो, कहाँ छुपे बैठे हो? जब कर्ज वापस करने की बारी आई तो तुम घर में जाकर छुप गए हो। हाँ? ये किसकी आवाज है? गांव के सेठ की। लेकिन मैंने तो उससे कोई उधार नहीं लिया है, फिर वो मुझे क्यों बुला रहा है? चलो देख कर आते हैं, शायद उन्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। आप उन्हें कह देना कि आपने कोई उधार नहीं लिया है, वो समझ जाएंगे। हरिया और शांति दोनों घर के बाहर आते हैं। सेठ उन्हें हिसाब दिखाते हुए कहता है, अरे हरिया, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी से कुछ पैसे उधार लिए थे जो अब तक बढ़कर 100 मोहरे तक पहुंच चुकी है। आज मेरी नजर इस पर पड़ी है, इसलिए मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। हाँ। क्या सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आज ना आपके पिताजी जिंदा है ना मेरे पिताजी, फिर उधार किस बात का? देखो, इसमें बहुत पुराना हिसाब लिखा हुआ है और मेरे पिताजी गलत तो लिख कर नहीं जाएंगे ना, इसलिए तुम्हें हर हाल में ये उधार चुकाना पड़ेगा। हाँ। सेठ शोर मचाकर गांव वालों को बुला लेता है। गांव वाले भी हिसाब देखकर दंग रह जाते हैं। अरे हरिया, इसमें तो सचमुच तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने सेठ के पिताजी से कर्ज लिया था और अब तक तुम्हें ये कर्ज चुकाना ही पड़ेगा भाई। लेकिन पिताजी ने मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, और 100 मोहरे का कर्ज मैं कहाँ से चुका पाऊंगा? मुखिया जी, आप ही बताइए। तुम्हें कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे अपनी कोई कीमती वस्तु दे सकते हो। हाँ। लेकिन मेरे पास तो कोई कीमती वस्तु नहीं है सेठ जी। खेती की कुछ जमीन है जिन्हें आप ले सकते हैं, इससे अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हम अपनी जमीन सेठ जी को दे देंगे तो फिर हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? अरे अरे, इतना भी निर्दयी नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी जमीन हड़प लूं और तुम्हारे बच्चे भूखे मरे। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे पास एक गधा है, वो मुझे दे दो, तुम्हारा कर्ज चूकता रहेगा। हाँ। गधे गोपी का नाम आता है तो हरिया और शांति बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें सेठ की चालाकी के सामने झुकना ही पड़ता है। कर्ज के बदले सेठ गोपी को लेकर जाने लगता है।
अरे बिल्कुल परेशान मत हो मालिक, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेने का। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। हरिया और शांति से बिछड़कर गोपी दुखी था, लेकिन फिर भी वो उन्हें हिम्मत देने के लिए स्वयं को प्रसन्न दिखा रहा था। उधर सेठ गोपी को ले जाकर एक पेड़ में बांध देता है। गोपी, जब से तुम यहाँ पर आए हो हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। हरिया और शांति भी बहुत परेशान रहते हैं। सेठ की चालाकी ने उन दोनों को बहुत परेशान किया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस सेठ को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम मैंने कर लिया है। हाँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। गोपी गाय को एक योजना बताता है, जिसे सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। अरे ये चोरी करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और गधे की बुद्धि ढूंढ कर ही रहूंगा। सेठ चुपके से हरिया के घर में घुस जाता है और इधर उधर सामान ढूंढने लगता है। तभी गाय मौका देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। इतने में हरिया उठ जाता है। चोर चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आया है। अरे भाइयों जल्दी आओ, मेरे घर में चोर घुस आया है। देखो ये मेरे घर से सामान चुरा रहा है। आओ। हरिया की आवाज सुनकर गांव के लोग उसके घर में इकट्ठा हो जाते हैं। जब सेठ के ऊपर से नकाब हटाई जाती है तो सभी उसका चेहरा देखकर चौंक जाते हैं। अरे सिर जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बड़े धनवान होकर भी गांव में चोरी करते हैं। इसका मतलब पिछले हफ्ते मेरे घर में जो चोरी हुई थी वो सेठ ने किया था। छी 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 छी, शर्म नहीं आती? पूरे गांव में धनवान बने घूमते हो और पीठ पीछे चोरी करते हो। तू 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 तू। अरे अरे, मैं सामान चुराने नहीं आया था, मैं तो हरिया के गधे के बुद्धि ढूंढने आया था। गोपी ने मुझसे कहा कि वो अपनी बुद्धि हरिया के आंगन में भूल गया है। भला ऐसे भी होता है क्या? लगता है सेठ जी आप अपनी बुद्धि भूल गए, जाकर उसे ढूंढो। सारे गांव वाले सेठ के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी मुखिया जी बोलते हैं। गांव के सम्मानित व्यक्ति हो और पहली बार पकड़े गए, तो इसलिए इस बार तुम्हें क्षमा किया जाता है। याद रहे, अगली बार पकड़े गए तो राजा के पास लेकर जाएंगे। हाँ। सेठ वहाँ से गुस्से में अपने घर आता है। वह डंडा उठाता है और गधे को खूब पीटता है। पूरे गांव के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कराई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालिक मालिक, अरे मालिक छोड़ दो मालिक। अरे अरे। गधे की खूब पिटाई करने के बाद सेठ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह एक खूंखार कसाई को बुलाता है। ले जा इस गधे को और इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, इसे जिंदा मत छोड़ना। इसने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है, मैं चाहता हूँ तुम इसे खत्म कर दो। हाँ। कसाई को देखकर गधा गोपी बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है